हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करते हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर दो ओवरीज पाई जाती हैं ह्यूमन फीमेल में। कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में, ईच किडनी के पीछे। दोनों किडनी के पीछे एक एक ओवरीज होती है हर फीमेल के अंदर। फर्स्ट नंबर पर मैंने मार्क किया। ये देखिए, ये दो ओवरीज हैं। इनका काम हम आगे डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं, ये ओवम रिलीज करते हैं। इनके पास अगर मैं कहूं कि एक जन्म से ही जो फीमेल एक जन्म लेती है तो ओवरीज के पास करीब 3.5 लाख ओवम होते हैं और उन्हें मैच्योरिटी हिट करने के बाद हर 28 दिन में ओवम रिलीज करना होता है। किसको? ओवरीज को। तो एक्चुअली जन्म से ही यहाँ ओवम मौजूद है, बस रिलीज प्यूबर्टी के बाद हर 28 दिन में एक ओवम होता है। आगे डिस्कस करेंगे। अब दोनों ओवरीज के ऊपर सेकेंड जो ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। दोनों ओवरीज के ऊपर एक एक फैलोपियन ट्यूब होता है। मैं मार्क कर रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और जिसको ओवरीज ने पकड़, मतलब ओवरीज को उसने पकड़ रखा है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे फैलोपियन ट्यूब। फर्स्ट नंबर इज ओवरी, सेकंड नंबर इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का काम भी आगे समझेंगे कि ओवम यहां से निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ओवम को रिसीव करना काम होता है फैलोपियन ट्यूब का या फिर ओविडक्ट का। थर्ड नंबर पे है यूट्रस। यूट्रस वो जगह होती है, एक हॉलो स्ट्रक्चर, मस्कुलर ऑर्गन। थर्ड नंबर पर यह है यूट्रस। यूट्रस वो जगह होती है जहां पर हम सब थे जन्म लेने से पहले, इनसाइड द मदर्स वूम। माँ की कोख के अंदर जब बच्चा होता है तो लगभग 270 दिन, मतलब कहें कि 9 महीने के आसपास हम लोग यहीं पर ग्रो होते हैं यूट्रस के अंदर। सेकंड, अच्छा अगले नंबर पर हमारे पास है सर्विक्स। फोर्थ नंबर है ये सर्विक्स होता है यूट्रस की ओपनिंग। यहां से हम लोग जन्म लेकर के, ये यूट्रस का ओपनिंग पार्ट है। यूट्रस जब खुलता है तब एक चाइल्ड बर्थ लेता है सर्विक्स के ओपन होने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है वजाइना। फिफ्थ नंबर वजाइना, ये पार्ट। अच्छा, आप ये पूरा डायग्राम जो देख रहे हैं बच्चों, ये सारा का सारा डायग्राम ह्यूमन फीमेल में इनसाइड द बॉडी होता है। तो क्यूरियोसिटी कोई भी हो, लेकिन ये सारे डायग्राम जो बुक वगैरह में बनाए गए हैं वो सब इनसाइड अ फीमेल बॉडी मौजूद होता है। फिफ्थ नंबर है वजाइना। वजाइना में ड्यूरिंग इंटरकोर्स या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट यहीं पर स्पर्म या मैं कहूं सीमन रिलीज यहीं होता है। पता है कई लोगों को तो स्पर्म और सीमन में भी अंतर नहीं पता होता है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएंगे। अगर आपको कुछ भी और जानना है तो कमेंट्स में बताओ कि सर सीमन में स्पर्म में क्या अंतर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, सब कवर करेंगे। तो फिफ्थ नंबर पे वजाइना है। वजाइना में ही स्पर्म डिस्चार्ज होता है। फिर स्पर्म डिस्चार्ज होने के बाद पूरा यहां तक फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। यहां होता है फर्टिलाइजेशन। सब धीरे धीरे बात करेंगे। तो हम वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है, जब हमने भी जन्म लिया होगा तो सर्विक्स के ओपन होने के बाद वजाइना के थ्रू ही हम इस वर्ल्ड में एंटर किए थे। तो वजाइना को हम लोग बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स हुए? 2 ओवरीज हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब है, एक यूट्रस है, एक सर्विक्स है और एक वजाइना है। सबके काम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं ओवम के काम पर। ओवम का जो मेन फंक्शन होता है कि हर 28 दिन के बाद इन्हें एक ओवा या मैं कहूं एग सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल रिलीज करना होता है। देखिए इस डायग्राम में आप चेक करेंगे, ये ओवा बना, ओवम रिलीज हुआ। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। ये दिख रहा, ये है ओवम। ओवम रिलीज होता है। वो ओवरीज भी, दोनों में से कोई भी एक ओवरी कर सकती है, दोनों ओवरी भी एक बार में 2 ओवम रिलीज कर सकते हैं। सब अलग अलग कंडीशंस हैं। तो ओवम रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। देखिए क्या लिखा है, फीमेल सेक्स सेल या ओवम, या ओवा प्लूरल फॉर्म है, ओवम सिंगुलर फॉर्म है। अब कौन बनाता है इसमें? एक्चुअली एपिथेलियल सेल्स, जो आपने 9th में टिश्यूज पढ़े थे, एपिथेलियल सेल, जहां भी एपिथेलियल टिश्यू जहां मौजूद होंगे वहां कुछ ना कुछ या तो प्रोड्यूस करेंगे या कुछ ना कुछ वहां पर सीक्रेशन या एब्जॉर्प्शन इनका मेन काम होता है। अच्छा, ओवम बनने के बाद कहां आया? फैलोपियन ट्यूब में आया। ये कब निकलने शुरू होते हैं? ओवरीज के पास ओवम है। रिलीज कब होते हैं? प्यूबर्टी आने के बाद। ह्यूमन फीमेल्स में प्यूबर्टी आज की डेट में 12 साल 13 साल के आसपास से स्टार्ट हो जाती है। ये अब ओवम के रिलीज होने के प्रोसेस को, ओवम जब ओवरीज से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है, इस प्रोसेस को हम ओवल्यूशन कहते हैं। द रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरीज इन एवरी 28 डेज इज कॉल्ड ओवल्यूशन। ठीक है, इसको फीमेल में ओवल्यूशन कहा जाता है। अब क्या हुआ कि ओवम यहां से निकल के यहां पर आ गया। अब देखो 2 केसेस होंगे, या तो ये जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो जाएगा,
फर्टिलाइज होने का मतलब समझाते हैं कि ये जो ओवम यहां से निकल के यहां पहुंचा है, ये स्पर्म के साथ फ्यूज होकर के, मिक्स होकर के फर्टिलाइजेशन कर लेगा और एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब स्पर्म यहां तक नहीं पहुंच पाया, तब क्या होगा ये डिस्कस करेंगे। और अगर ये एग फर्टिलाइज हो गया तब क्या होगा ये डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस स्लाइड में आप समझें कि ओवल्यूशन क्या है। ओवल्यूशन एक वो प्रोसेस है जिसमें ओवम निकलेगा कहां से, ओवरी से, कहां पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। ये कब होता है? प्यूबर्टी आने के बाद, जो एडोलेंसेंस एज है वो स्टार्ट होने के बाद हर 28 दिन में एक ओवम रिलीज होता है। कहां से? ओवरी से। आइदर ऑफ द ओवरीज, दोनों में से कोई एक भी कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन से आगे पढ़ेंगे। अब पहला केस डिस्कस करते हैं कि अगर ये एग फर्टिलाइज हो गया, कि स्पर्म पहुंच गया वहां तक, तो क्या होगा। तो देखो फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस है। एक तो इंटरनल होता है, कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। ओवम निकला, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा। अगर स्पर्म आ जाता है, स्पर्म आया यहां पर, ओवम के साथ फ्यूज कर गया। अगर ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब। कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओवम कम्स फ्रॉम ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब। ओवम आएगा फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी से स्पर्म एंटर करेगा वजाइना से एंड रीचेस द फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म वजाइना में रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, देखिए व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मतलब ओवम का और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होना, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद का रिजल्ट होता है, देखिए, द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं, देखिए यहाँ पर कि रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा। जैसे ही यहां से फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवम और स्पर्म फ्यूज हुए, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बनेगा जाइगोट। हम सब कभी ना कभी जाइगोट के फॉर्म में थे। जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें सेल डिवीजन चलता रहता है। मायोसिस, मियोसिस आपने पढ़े होंगे। कहां पर? क्लास 9th में सेल डिवीजन थोड़ा सा था। तो ओवम फर्टिलाइज हुआ, स्पर्म से जाइगोट बनाया, जाइगोट डिवाइडेड होगा, रिपीटेडली डिवीजन चलेंगे और फिर वहां से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब जाइगोट डिवाइड होता है तो ये मल्टी सेल में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो बना लेता है। जाइगोट अंडरगोस रिपीटेड डिवीजन एंड फॉर्म एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि जाइगोट के बाद बनेगा। फिर जैसे ये फर्स्ट केस जाइगोट, सेकंड केस में भी जाइगोट, थर्ड तक आते थे हम ये कह सकते हैं ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई। एम्ब्रियो जैसे ही बना, अच्छा एक चीज और समझिएगा, जैसे ही ओवम रिलीज होता है, फर्स्ट स्लाइड में चले तो एक चीज देखना कि जैसे ही यहां से ओवम रिलीज होगा, ओवल्यूशन प्रोसेस का स्टार्ट होना शुरू होगा, तो यूट्रस के पास एक मैसेज जाएगा। ओवरीज यूट्रस को भी एक मैसेज डिलीवर करती हैं कि भाई ओवम रिलीज हो चुका है, और यूट्रस क्या करता है? अपनी तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि उसे आगे जाके एम्ब्रियो को रिसीव करना है, फीटस को रिसीव करना है। अब यहां पर तैयारी कैसी करता है यूट्रस? कि वो अपने आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स इकट्ठी करने लग जाता है, ब्लड वेसल्स की लेयर बना लेता है। इस लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। आगे स्लाइड्स में आएगा। यूट्रस ने क्या किया? जैसे ही ओवम रिलीज हुआ, यूट्रस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, एंडोमेट्रियम लेयर बना ली। मतलब लेयर तो पहले से एंडोमेट्रियम और थिक होनी शुरू हो जाती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, ताकि जब यहां से एम्ब्रियो जब इसमें आएगा तो ये उसे कुशनिंग इफेक्ट दे सके, उसे न्यूट्रिशन सप्लाई कर सके। बिकॉज एम्ब्रियो का काम है उसे ग्रो होना है, और रिपीटेड सेल डिवीजन एम्ब्रियो में चलता रहता है। तो इसको देखिएगा इस स्लाइड को, कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो कहां आएगा? यूट्रस में। यूट्रस ने क्या तैयारी की हुई है कि उसने बहुत सारी ब्लड वेसल्स अपने वॉल्स के आसपास इकट्ठी कर ली हैं, ताकि जब एम्ब्रियो आए तो एक तो उसको क्या दे? कुशनिंग इफेक्ट मिले, थोड़ा सा उसको चोट वोट ना लगे एम्ब्रियो को, और वो एम्ब्रियो इस ब्लड वेसल्स की लेयर्स से जुड़ जाता है। ये आप देखिएगा कि एम्ब्रियो यूट्रस में आया और किससे कनेक्ट हो गया? एम्ब्रियो कनेक्ट हो गया यूट्रस की जो वॉल्स थी, जो एंडोमेट्रियम थी, ब्लड वेसल्स की लेयर थी, ये एम्ब्रियो है, ये यहां से जुड़ जाता है।
जिसकी वजह से एम्ब्रियो को इस ब्लड वेसल्स के जरिए न्यूट्रिशन सप्लाई होना शुरू हो जाता है और एम्ब्रियो ग्रो होने लग जाता है, धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फीटस में। देखो सबसे पहले कौन, जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस और फीटस के बाद एक चाइल्ड का बर्थ हो जाता है। तो जैसे ही एम्ब्रियो यूट्रस में पहुंचा, यूट्रस ने तैयारी कर रखी थी, एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स इकट्ठा कर रखा था बहुत सारा, उसको फिर कुशनिंग इफेक्ट दिया और यूट्रस ने एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन सप्लाई किया। फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद ये काम हो जाता है, तो एम्ब्रियो यूट्रस में आ जाएगा फर्टिलाइजेशन के 4 से 5 दिन के अंदर। ठीक है, अब यूट्रस देखो ये है, ये आपका पास जाइगोट मानो, सिंगल सेल जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद ये पूरा एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो कहां पहुंच गया, यूट्रस में। यूट्रस में किससे जुड़ गया, मदर के यूट्रस की वॉल्स से कौन जुड़ गया, एम्ब्रियो, यहां से उसे न्यूट्रिशन सप्लाई मिलेगी। अब जैसे जैसे वो एम्ब्रियो ग्रो होगा, तो जब एम्ब्रियो ग्रो हो जाएगा तो ये एंड्रोमेट्रियम जो लेयर है ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एम्ब्रियो का साइज बढ़ गया है, एम्ब्रियो बड़ा साइज का हो गया, अब ये सफिशिएंट नहीं है सप्लाई करने के लिए न्यूट्रिशन। तो क्या होता है, यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा पर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन, एनडीए टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लेसेंटा क्या होगा, एक मदर की यूट्रस की वॉल्स और जो बच्चा है उसके टिश्यूज से मिलकर के क्या बनेगा, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा लगभग 8 से 10 दिन के अंदर बन जाता है, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है किसको, एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है, फीटस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको क्या देगा, प्लेसेंटा न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, इट इज फॉर्म्ड इन 8 to 10 days या 8-9 days लिखा है। अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ फीटस, जो फीटस बन रहा है उसके टिश्यू से, एंड यूट्रिन वॉल्स ऑफ मदर, मदर की यूट्रिन वॉल्स के साथ में मिलकर ये है प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्रिएट हो जाता है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। न्यूट्रिशन मिलता है मदर की बॉडी से किसको, उस बच्चे को जो उस मदर के अंदर है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, मदर के ब्लड के थ्रू मिलता है। अच्छा, अगर वो फीटस ग्रो कर रहा है तो उसमें सारी लाइफ प्रोसेस हो रही होंगी, एक्सक्रीशन भी हो रहा होगा। अब वो खुद तो टॉयलेट जा नहीं सकता कि एक्सक्यूज मी मम्मा मेरे को टॉयलेट जाना है, ऐसा तो वो नहीं कर सकता है। तो क्या करेगा वो, यहां से जो मदर का ब्लड है उसी के थ्रू अपना जो चाइल्ड है, चाइल्ड अपने ब्लड को भी मदर के ब्लड में दे देता है, यहां से उसका भी वेस्ट मटेरियल मदर के ब्लड तक पहुंच जाता है। मतलब वेस्ट मटेरियल का सप्लाई भी इसी प्लेसेंटा से हो रहा और न्यूट्रिशन सप्लाई भी इसी प्लेसेंटा से होता है। अब जैसे ही ये एम्ब्रियो और ग्रो होने लग जाता है तो ये प्लेसेंटा भी सफिशिएंट नहीं है उसे न्यूट्रिशन सप्लाई कराने के लिए, तो एक नई स्ट्रिंग तैयार होती है, रस्सी जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो हमारे नेवल से, हमारे जो पेट में होल होता है ना, पेट में एक छोटा सा छेद देखते होंगे आप अपने, वो नेवल है और नेवल से हम अपनी मदर से जुड़े होते हैं। हम लोग एक्चुअली अपनी मदर के साथ एक रस्सी के जरिए कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए हर किसी बच्चे का अफेक्शन, अट्रैक्शन फादर से भी होता है, लेकिन मदर के प्रति एक अलग ही फीलिंग होती है। अगर मदर को कोई दिक्कत हुई है, मदर को कोई परेशानी है, तो हर एक बच्चे को एक अलग फील आता है, एक माँ के प्रति ज्यादा लगाव होता है, क्योंकि एक्चुअली हम हमेशा से ही, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से ही अपनी मदर के साथ कनेक्टेड होते हैं इसी एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए। ये कॉर्ड स्टमक से शुरू होता है और कहां से जुड़ा है, मदर के प्लेसेंटा से बच्चे के नेवल तक जुड़ा होता है। इसी से फिर क्या होता है, न्यूट्रिशन सप्लाई और वेस्ट मटेरियल सप्लाई भी बच्चे से और मां तक इसी एम्बिलिकल कॉर्ड तक हो पाता है। एम्बिलिकल कॉर्ड लगभग करीब 25 से 30 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर के अराउंड, मैक्स टू मैक्स 50 सेंटीमीटर की लंबाई होती है एम्बिलिकल कॉर्ड की। ठीक है, अब जब बच्चा एक जन्म लेता है तो इस एम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है और फिर वेस्ट हो जाती है, फेंक दिया जाता है। तो हम लोग नेवल से एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए मदर के प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं, जो न्यूट्रिशन सप्लाई हमको करता है। तो ये वो केस था ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जब एग फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये सारे पार्ट्स थे, सबके काम मैंने आपको बताया। ओवरीज का काम इस चैप्टर में हमने मेन पढ़ा है कि ओवम बनाना, बाकी 2 हार्मोन भी ओवरीज बनाती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कभी और डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, फिर फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट कहलाता है। यूट्रस, यूट्रस वो जगह है जहां पर हर एक बच्चा जन्म लेने से पहले ग्रो होता है। लगभग 9 महीने का टाइम पीरियड या 270 दिन के आसपास हमें यहाँ ग्रो होने में लग जाते हैं। सर्विक्स ओपनिंग है यूट्रस की, फिर वजाइना, यहाँ से हम लोग बर्थ लेते हैं, इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं। स्पर्म डिस्चार्ज यहीं होता है। अब अगर जो एग रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज हुआ,
तो क्या होगा? अच्छा, एग रिलीज होने की प्रोसेस को ओवल्यूशन कहा जाता है। हर 28 दिन में ये प्रोसेस शुरू होती है। देन इसके बाद फर्टिलाइजेशन होना का कैसे, कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। कैसे होता है? सारी चीजें आपने यहाँ नोटिस की होंगी कि स्पर्म पहुंचा, फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने से क्या बना? रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट। जाइगोट कहाँ आ जाएगा? 4-5 दिन के अंदर यूट्रस में आ जाएगा एम्ब्रियो बनके, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? फीटस, और फीटस के बाद यूट्रस में प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन होगी। ये हुआ वो केस जब फीमेल का जो एग रिलीज हुआ वो फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा। अब फटाफट से एक और केस डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो, एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ही फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। फटाफट देखो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल और पीरियड्स क्या चीज होते हैं। तो जैसे ही ओवल्यूशन का प्रोसेस हुआ, ओवल्यूशन मतलब ओवम रिलीज हुआ, जैसे ही ओवम यहां से रिलीज होगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, एक मैसेज पहुंचेगा किसके पास? यूट्रस के पास। और यूट्रस क्या करेगा? एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देगा। क्या करेगा? यहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स इकट्ठी कर लेगा, ताकि क्यों, जब वो एम्ब्रियो आए तो उसको न्यूट्रिशन सप्लाई कर पाए इस ब्लड के जरिए। इस लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो जैसे ही ओवम रिलीज हुआ, एंडोमेट्रियम थिक होना शुरू हो गया, बहुत सारा खून यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया ताकि वो न्यूट्रिशन सप्लाई कर पाए। तो देखो क्या लिखा है, An egg is released from either of the ovaries in every 28 days. An unfertile egg is alive for 24 hours. ओवम की लाइफ तो 24 आवर्स ही होती है, स्पर्म की लाइफ जो है वो 5 दिन तक होती है, क्योंकि ओवम की जो लाइफ है वो 24 आवर्स ही होती है, एक ही दिन होती है। स्पर्म की लाइफ 5 दिन तक हो सकती है। अच्छा, फिर 24 आवर्स तक ये अलाइव रहता है। अब ये ओवम यहाँ रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आ गया है। अगर 24 घंटे के अंदर स्पर्म पहुंचा तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक करिएगा, यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव फीटस। जैसे ही यूट्रस के पास मैसेज पहुंचेगा कि ओवम रिलीज हो गया है, ओवल्यूशन हो चुका है, तो यूट्रस अपनी प्रिपरेशन कर देगा। क्या प्रिपरेशन करेगा? एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो थिक होनी शुरू हो जाएगी, बहुत सारा खून वहां इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अब फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ, स्पर्म वहां तक नहीं पहुंचा, है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार फर्टिलाइजेशन हो। अगर प्यूबर्टी के बाद ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जैसे ही एक फीमेल प्यूबर्टी तक पहुंची और उसने कहा चलो चलो भाई बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और बट एग तो हर 28 दिन में रिलीज होगा। कई कारण हो सकते हैं, भैया शादी वादी नहीं हुई तो आप हमेशा थोड़ा ना कि फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, बच्चे पैदा करने में लग जाओ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो जो अब आगे की प्रोसेस क्या होगी कि एंडोमेट्रियम वेट करेगा कि अब यूट्रस के पास एम्ब्रियो आएगा, एम्ब्रियो आएगा। जस्ट लाइक कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो हम लोग बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं, भाई ने ये नाश्ता मंगा लिया, वो बना लिया, ये बना लिया, वेट करते हैं मेहमान आएंगे। मेहमान के आने का टाइम मान लो दोपहर 12 बजे का था, 1-2 घंटे हमने वेट किया, 4-5-6 बज गए शाम के, फिर भी मेहमान नहीं आए, तो हम लोग क्या करते हैं? वही समोसे, वही चीजें, नमकीन हम खुद खा लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि खुद कुछ नहीं खाएगा, लेकिन अगर ये एम्ब्रियो यहाँ तक नहीं पहुंचा तो फिर ये वेट करने के बाद क्या करेगा और कितना वेट करेगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई जाइगोट नहीं बनेगा, कोई एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो ये 14 डेज तक, लगभग 14 डेज तक ये एंडोमेट्रियम वेट करता है कि हाँ भाई अब एम्ब्रियो आएगा, अब एम्ब्रियो आएगा। और जैसे ही 14 डेज का टाइम पीरियड पूरा होता है वैसे ही ये एंडोमेट्रियम बर्स्ट हो जाता है और यहां से फीमेल्स के वजाइना से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर ये एंडोमेट्रियम बर्स्ट ना हो और हर 28 दिन में क्या होगा, ये फिर से थिक होना शुरू होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा यूट्रस इस एंडोमेट्रियम से ही भर जाएगा, यूट्रस के पास एम्ब्रियो के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसीलिए इस एंडोमेट्रियम का हटना जरूरी है। हर 28 दिन में बनता है, 14 डेज तक, बनने के 14 डेज तक वेट करता है और जैसे ही 14 डेज पूरे होते हैं एंडोमेट्रियम बर्स्ट हो जाता है। इस बर्स्ट होने की वजह से ही यहां से ब्लीडिंग होना, वजाइना से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इसको हम फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल MC के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसको फीमेल्स में पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। ये ब्लीडिंग पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, लेकिन इन जनरल हर फीमेल में ये ब्लीडिंग 2 से 6 दिन तक रह सकती है। जरा यहाँ चेक करते हैं कि एंडोमेट्रियम, जैसे ओवल्यूशन हुआ, एंडोमेट्रियम थिक हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, नो फर्टिलाइजेशन, नो जाइगोट इज फॉर्म, कोई जाइगोट नहीं बनेगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स आफ्टर कितने दिन बाद? 14 डेज के बाद। अच्छा, एक और चीज समझो, इन केस अगर हमें जानना है, किसी फीमेल को ये जानना है कि विच इज द राइट टाइम टू गेट अ चाइल्ड या विच इज द राइट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट, तो वो आप कैसे समझ सकते हैं? ये सारी बेटा चीजें बुक में ऐड इसीलिए की गई हैं ताकि आप अपने बॉडी को समझो, व्हाट इज राइट, व्हाट इज द थिंग टू डू एंड विच इज द राइट टाइम टू डू। ये सारी चीजें इसीलिए बुक में ऐड की गई ताकि आप अपने शरीर को समझो। कुछ लोग इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ा देते हैं, बट आपके
पास कोई और भी क्वेश्चन रिलेटेड हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। देखिए मैं ये बता रहा था कि कौन सा सही टाइम होगा एक फीमेल को अगर ये जानना है कि प्रेगनेंसी के लिए, तो वो आप समझो जैसे ही पीरियड शुरू हुए 14 डेज के बाद क्या हुआ होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक हुआ होगा। ओवल्यूशन कब हुआ था, पीरियड शुरू होने के ठीक 14 डेज पहले। तो हम ये कह सकते हैं, एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस दिन किसी फीमेल के पीरियड शुरू हुए होंगे उससे ठीक 14 डेज पहले क्या हुआ होगा, ओवल्यूशन, ओवम रिलीज हुआ होगा। मतलब जिस दिन पीरियड शुरू होते हैं उसके 14 डेज पहले का टाइम शायद फेवरेबल रहा होगा किस चीज के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए। मतलब कि अगर 14 डेज पहले ओवम रिलीज हुआ है, लगभग 24 घंटे तक ओवम जिंदा रहता है और 24 घंटे तक ओवम फर्टिलाइज हो सकता है, तो आप एक डेट मार्क कर लो। जैसे मान लो 30 तारीख को पीरियड शुरू हुए तो लगभग 15 या मैं कहूं कि लगभग 16 तारीख के आसपास ओवम रिलीज हुआ होगा। तो 16, 15 से लेकर के 18 या मैं कहूं 14 से लेकर 20 डेट विल बी द फेवरेबल टू गेट प्रेग्नेंट फॉर अ फीमेल। ये सारी चीजें जरूरी हैं इसलिए मैंने डिस्कस कर रहा हूं। अब जैसे ही एंडोमेट्रियम ब्रेक होगा 14 डेज के बाद एंडोमेट्रियम ब्रेक होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर पीरियड भी कहते हैं। फटाफट से नोट्स बनाने हो तो यहाँ देख लो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस क्या है। मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस ये होती है कि ब्लीडिंग होना किससे, वजाइना के थ्रू। क्यों होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, इसीलिए हम इसको इसीलिए ब्लीडिंग हम देखते हैं फीमेल्स में एंडोमेट्रियम के ब्रेक होने की वजह से। इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। हर 28 दिन में होती है, रिपीट होती है ये प्रोसेस, इसलिए इसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं। जो चीज रिपीट हो रही है वो साइकिल कह देते हैं। अकर्स इन एवरी 28 डेज। कितने दिन तक ये ब्लीडिंग रहती है, 2 से 6 दिन तक किसी भी फीमेल में इन नॉर्मल कंडीशंस। बाकी अलग अलग परसेंट पर अलग अलग चीजें भी देखने को मिली हैं, अलग अलग टाइम पीरियड फॉर अ पर्सन हो सकता है, लेकिन इन एवरेजली अगर हम कैलकुलेट करें 2 से 6 दिन तक ये ब्लीडिंग हो सकती है। अकर अराउंड 14 डेज पोस्ट ओवल्यूशन। ओवल्यूशन होने के लगभग 14 दिन बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब अगले वीडियो में अगर आपको चाहिए तो हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर पाएंगे। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स पर, फीमेल्स में जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स होते हैं, मेल्स में जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होते हैं, मतलब अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, उसको कैसे अवॉइड किया जाए, इस पर एक वीडियो चाहिए। ये भी हमारे बुक का ही हिस्सा है, इट इज द पार्ट ऑफ सिलेबस। बुक में आप देखेंगे सब मिलेगा, कॉन्ट्रासेप्शन के कितने मेथड हैं। जो आपने सुना है ना कि फीमेल्स में नसबंदी, मेल्स में नसबंदी, इसको भी हम कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड में ही डालते हैं। ट्यूबिक्टोमी एंड वेस्कोटोमी इनके नाम होते हैं। अगर इन सब पर वीडियो चाहिए तो एक कमेंट छोड़िए, हम अगला वीडियो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स पर बना देंगे। ठीक है, होप दिस हेल्प्स।